फिक्स डिपॉजिट में एक लमसम अमाउंट, सपोज आप एफडी कराना चाहते हैं तो आप एक ही बार पूरा पैसा बैंक को दे देंगे एक निश्चित पीरियड के लिए, सपोज एक साल के लिए। लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, हर महीने आपके अकाउंट से कुछ ना कुछ पैसा एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट होता जाएगा आपको, वो रिकरिंग डिपॉजिट होता है। ठीक है, उसी तरह बेस्ड ऑन सिक्योरिटी। अब लोन भी लीजिएगा तो एक होता है कि लोन गए, सर हमारे पास जॉब वॉब नहीं है, हमारा बिजनेस है, तो बिजनेस के पास में कुछ प्रॉपर्टी होगी, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपके पास स्टॉक होंगे, उसके आधार पर बैंक दे दे लोन आपको। ठीक है, जैसे आपने हाउसिंग लोन लेना चाहते हैं, अब हाउसिंग लोन घर के लिए लोन लेना चाहते हैं तो घर की प्रॉपर्टी को गिरवी रख के आप जब लोन लेंगे तो उसको बोला जाता है सिक्योर लोन। आपका जो लोन अकाउंट होगा वो एनपीए हो जाएगा। एनपीए मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। वो एसेट मतलब कि जब भी बैंक लोन देता है कस्टमर को, वो बैंक के लिए एसेट्स देता है। एसेट क्यों होता है? क्योंकि बैंक को उससे कमाई हो रही है। ठीक है, आपके पास एक मान लीजिए कि आपके पास कोई लैपटॉप है, अब लैपटॉप से आप कोई फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं, अब उस लैपटॉप वो क्या है आपके लिए, वो एक एसेट्स है। वो लैपटॉप आपको फ्रीलांसिंग के थ्रू आपकी अर्निंग हो रही है। ठीक है, करेंगे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो यहाँ पे यूज आएगा स्विफ्ट का फुल फॉर्म एग्जाम में पक्का पूछेगा, ये नोट करके रख लीजिए। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये एक मैसेजिंग सिस्टम है जिसके थ्रू पेमेंट इंडियन बैंक इंडिया का जो एक बैंक है वो मैसेज भेजेगा स्विफ्ट को, स्विफ्ट फॉरवर्ड करेगा उसको, और उसके बाद में फंड ट्रांसफर होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग स्टडीज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डीआरए का सिलेबस कवर करने जा रहे हैं यूट्यूब चैनल पे। फर्स्ट टाइम इन द यूट्यूब हिस्ट्री दैट एक ही प्लेस पे आपको डीआरए का फुल जो भी सिलेबस है सारा कवर होगा। डीआरए के बुक में टोटल 20 चैप्टर्स दिए गए हैं, हर चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। अभी हम लोग चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं जिसमें हमने पार्ट 1 कवर किया, पार्ट 2 कवर किया। आज हम लोग पार्ट 3 करेंगे जिसमें डीआरए का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए, तब इसमें पार्ट 2 3 पे आएगा, तब अच्छे से आप पूरा कॉन्सेप्ट जो मेंशन किया गया है उस चैप्टर 1 में आपको अच्छा क्लैरिटी उस पर मिलेगा। तो जो लोग हमारे फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने अभी नहीं किया है उन्होंने वो भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें इमीडिएटली आपके पास चला जाए। तो चलिए हम लोग अपना शुरू करते हैं। लेकिन जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आ रहे हैं, अगर उनके बारे में अगर वो डीआरए का सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो हमारा इंस्टीट्यूट आईबीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग स्टडी आईआईबीएफ से एफिलिएटेड है, मान्यता प्राप्त संस्थान है डीआरए ट्रेनिंग कराने के लिए। ठीक है, हम लोग केवल ट्रेनिंग तो कराते हैं, जैसे ग्रेजुएट आप हैं तो 50 आवर्स की ट्रेनिंग, लगभग एक वीक की ट्रेनिंग होगी, और अंडर ग्रेजुएट हैं तो आपको 100 आवर्स की ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग के बाद एक एग्जाम होता है, आईआईबीएफ के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, आपको ऑफलाइन सेंटर पे जाके एग्जाम देना पड़ेगा। तो ओनली हम लोग केवल ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करते, आपको ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद भी आपको पूरा सपोर्ट दिया जाता है, ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना डीआरए का सर्टिफिकेशन का जो एग्जाम है वो क्लियर कर ले, आप एक डीआरए सर्टिफाई हो जाए, ताकि आप अच्छे बैंक्स में या एनबीएफसी में या डीआरए बड़ी डीआरए एजेंसी में आप काम कर सके। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग अपना शुरू करते हैं। अगर आपको सर्टिफिकेशन से रिलेटेड कुछ भी इंक्वायरी है, कोई भी डाउट है डीआरए कोर्स लेने से के लिए, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पार्ट 3 हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 1 का, ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ बैंक। पहले हमने टाइप्स ऑफ बैंक पढ़ा, जिसमें हमने कमर्शियल बैंक पढ़ा, जिसमें लाइक पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, लोकल एरिया बैंक, एनबीएफसी के बारे में भी उसके पिछले क्लासों में हमने पढ़ा था। ये सब चीज़ें हमने कवर कर लिया। फिर हमने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में पढ़ा कि 4 कंपोनेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल कौन है, जिसमें मैंने आपको ट्रिक बताया था कैसे उसको याद करें। IASM, इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल मार्केट, और बहुत सारे उसमें पिछले क्लास में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बताया कि कहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग फंक्शंस ऑफ बैंक देखते हैं कि बैंक की क्या क्या फंक्शन होता है। तो जनरली आप देखेंगे एक बैंक क्या काम करता है, उसका पर्पस क्यों है, बैंक क्यों बनाया गया। तो उसका मेन पर्पस है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जो बेसिक कोर फंक्शन है, जो हार्ट है बैंक का,
जो उतना तो काम, वो तो बिजनेस, उसका जो मेन बिजनेस है बैंक का वो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लेंडिंग मनी। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट मतलब लोगों से पैसा लेना। कैसे लेंगे? सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा के करेंट अकाउंट में, या टर्म डिपॉजिट या एफडी, फिक्स डिपॉजिट आपने सुना होगा, इसके माध्यम से लोगों से पैसा एक्सेप्ट करना, ठीक है। और पैसा एक्सेप्ट करेगा बैंक तो फिर अपने पास तो रखेगा नहीं, क्योंकि बैंक जो है वो कमर्शियल इंस्टीट्यूशन है ना, वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो चैरिटी के लिए नहीं बना है। तो वो उस पैसे को, आपके पैसे को जो भी डिपॉजिट कर रहे हैं उसको दूसरे को लेंड कर देगा, लोन पे दे देगा उसको, उसी को बोलते हैं लेंडिंग मनी। लेंडिंग मनी किसको? बिजनेसमैन को दे सकता है वो, और एग्रीकल्चर को दे सकता है, हाउसिंग के लिए दे सकता है, हाउसिंग लोन दे सकता है, व्हीकल लोन दे सकता है, ठीक है। या ये तो दोनों मेन फंड्स हैं। उसमें के बाद बैंक क्या करता है? मनी ट्रांसफर और रिमिटेंस, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने का काम भी बैंक करता है। रेमिटेंस जिसे पैसे भेजना है, जैसे आप किसी अपने फ्रेंड को या रिलेटिव को या पेरेंट्स को आप भेजना चाहते हैं तो बैंक के मदद से आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं बाया चेक का यूज करके, मोबाइल बैंकिंग का ऐप यूज करके, मोबाइल ऐप का यूज करके आप ये सब ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर बैंक क्या करता है? फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, बाई सेल फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज मतलब कि दूसरे कंट्री का करेंसी खरीदना, बेचना, उसे प्रॉफिट कमाना, ये सब बैंक करता है, ठीक है। और आप फॉरेन कन्वर्ट करना, केवल प्रॉफिट नहीं, कन्वर्ट भी करना। जैसे आपके कोई फ्रेंड है या आपका कोई दोस्त है जो फॉरेन कंट्री में रहता है, सपोज दुबई में रहता है। अब दुबई से इंडिया में, तो दुबई में तो रुपये चलता नहीं है वहाँ पे, वहाँ की जो करेंसी है, जो रियाल है, वहाँ से वो यहाँ पे यूएई के दिरहम जो है वो यहाँ पे भेजेंगे। जो भी करेंसी है, रियाल या दिरहम, जैसे सऊदी अरेबिया में रियाल है, यहाँ पे दिरहम है, जो भी वहाँ पे भेजेंगे वो कन्वर्ट होगा इंडियन करेंसी में, ठीक है। और उसके लिए बैंक एक फी चार्ज करता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। देन यूटिलिटी पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको पेमेंट करना है, तो आप बार बार थोड़ी जाओगे, आप बैंक को एक बार स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दिए कि हर महीने मेरे अकाउंट से हमारा जो भी बिल है वो काट लीजिए, टेलीफोन बिल, गैस बिल, स्कूल फीस, ये सब चीज़ आप बैंक ऑटोमेटिकली आपका पे कर देगा, टैक्स पेमेंट जो भी आ रहा है, ये सब चीज़ें। फिर सेफ डिपॉजिट लॉकर, आपके घर में कुछ वैल्यूएबल्स हैं, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स है, और आपके पास घर में ज्वेलरी है, आपको लगता है कि वो सेफ नहीं है, तो सबसे बेस्ट प्लेस है आप बैंक के पास, वहाँ पे जमा करा दीजिए। बैंक आपको एक लॉकर फैसिलिटी देता है, जिसके बदले बैंक कुछ आपसे चार्ज करता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप सेफली रख सकते हैं। तो ये भी सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करता है। और प्रोवाइड इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम से पैसा निकालने के लिए, सीडीएम से पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हैं इसमें, सीएमएम क्रेडिट डेबिट कार्ड आपको देते हैं, म्यूचुअल फंड सेल करते हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट करते हैं, वो पैरा बैंकिंग एक्टिविटी में आते हैं बैंक। तो ये सब मेनली फंक्शंस ऑफ बैंक है। अब इसमें देखिए बताया मैंने कि कोर ट्रेडिशनल फंक्शन क्या होते हैं बैंक के। कोर ट्रेडिशनल फंक्शन में बैंक के होते हैं, आपको वो मेन जो होते हैं ना, ये कोर ट्रेडिशनल फंक्शंस ऑफ बैंक में आपके आ जाते हैं एक्सेप्टेंस एंड मेंटेनेंस ऑफ डिपॉजिट, लोगों से पैसा एक्सेप्ट करना और मेंटेन करना डिपॉजिट का, फिर लोन्स एंड एडवांसेस और रिमिटेंस। ये तीन जो होते हैं वो कोर फंक्शन होते हैं बैंक के। बैंक के जो मेन फंक्शन में आते हैं वो आते हैं, ठीक है। अब इसमें देते हैं, अब इसको एक एक करके देखते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ डिपॉजिट का मतलब क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट मतलब कौन से टाइप डिपॉजिट। तो डिपॉजिट दो तरीके होते हैं, एक होते हैं डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब कि जब भी जो कस्टमर बैंक का है, जब चाहे तब पैसा वहां से निकाल सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन बैंक की तरफ से नहीं होगा, जब चाहे कस्टमर पैसा बैंक से निकाल ले, वो डिमांड डिपॉजिट होता है। तो वो डिपॉजिट विड्रॉएबल ऑन डिमांड, मतलब कि डिमांड पे। अब कौन कौन से? सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट। जो कस्टमर है बैंक का, अगर सेविंग बैंक अकाउंट उनके खाता है तो उसमें जब चाहे जितना बैलेंस है उनके अकाउंट में, वो सारा जब चाहे तब निकाल सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उसको डिमांड डिपॉजिट में बोला जाता है। और दूसरा होता है टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट एक फिक्स पीरियड के लिए डिपॉजिट किया जाता है, ठीक है, फिक्स पीरियड के लिए ये डिपॉजिट किया जाता है, जो कि विड्रॉएबल मैच्योरिटी के लिए होता है। सपोज आपने एफडी कराया 1 ईयर का, तो आप विड्रॉ करोगे 1 ईयर के बाद में ही, उसके पहले विड्रॉ नहीं कर सकते बैंक देता है, लेकिन उसके लिए पेनल्टी, प्री क्लोजर चार्जेस होते हैं, ठीक है, वो एफडी प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तो। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जैसे इसमें कौन कौन से होते हैं टर्म डिपॉजिट में? एफडी हो गया, रिकरिंग हो गया। फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में अंतर क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट में एक लमसम अमाउंट, सपोज आप एफडी कराना चाहते हैं तो आप एक ही बार पूरा पैसा बैंक को दे देंगे एक निश्चित पीरियड के लिए, सपोज एक साल के लिए। लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है? हर महीने आपके अकाउंट से कुछ ना कुछ पैसा, एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट होता जाएगा आपको, वो रिकरिंग डिपॉजिट होता है, ठीक है।
और एक होता है फ्लैक्सी और हाइब्रिड डिपॉजिट। फ्लैक्सी हाइब्रिड डिपॉजिट मतलब कि वो सेविंग का भी कुछ फीचर होता है उसका, और फिक्स डिपॉजिट का फीचर, दोनों का फीचर रहता है। मतलब कि सपोज आपने 50,000 जमा किया, जिसमें आप फ्लैक्सी डिपॉजिट स्कीम में इसमें है किए हैं आप, तो आपका मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका 25,000 सेविंग अकाउंट में बैंक रख देगा और 25,000 को फिक्स मान लेगा। लेकिन 25 जो फिक्स माना है उस पर फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट लगेगा, लेकिन सेविंग वाले में सेविंग डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट बैंक आपको देगा। तो ये दोनों कंबाइंड, फिक्स का, डिमांड का और टर्म का, दोनों का फीचर इंक्लूड कर दे तो उसको बोलते हैं फ्लैक्सी और हाइब्रिड डिपॉजिट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। उसके बाद में देखते हैं गिविंग लोन्स एंड एडवांस। अभी हमने क्या पढ़ा, हमने एक्सेप्टेंस एंड मेंटेनेंस ऑफ डिपॉजिट पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कितने टाइप के डिपॉजिट होते हैं। एक होते हैं डिमांड डिपॉजिट, जब चाहे डिपॉजिटर अपना पैसा निकाल सकता है, कस्टमर अपना पैसा निकाल सकता है। एक होता है टर्म डिपॉजिट, जिसमें एक फिक्स पीरियड के लिए, एक निश्चित समय के लिए आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, उसके पहले आप नहीं निकाल सकते, उसको टर्म डिपॉजिट कहते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट में हमने क्या देखा, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट होता है। टर्म डिपॉजिट में क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट होता है। और डिमांड और टर्म डिपॉजिट दोनों को मिक्स करके जो बनाया गया है उसको फ्लेक्सी और डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, इसमें सेविंग का भी फीचर रहेगा और फिक्स डिपॉजिट का भी फीचर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं अब लोन्स और एडवांसेस बैंक देता है। अब ये देखते हैं बैंक का सेकंड फंक्शन जो होता है इसमें क्या है। अब बैंक क्या करता है, बैंक पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एंड मीट ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। जब भी आप बैंक में कुछ भी पैसा जमा करोगे, आप सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करने जा रहे हो, तो बैंक आपको उस सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट देगा। सपोज मान लीजिए अभी कुछ एवरेज देखा जाए पूरे इंडिया में जितने भी बैंक है, कम से कम आपको सेविंग डिपॉजिट में 3% आपको इंटरेस्ट दे देते हैं। तो वो जो इंटरेस्ट होता है ना, तो वो बैंक कहाँ से आपको रिटर्न करेगा, आपका जो मनी है वो बैंक रिसीव करके फिर दूसरे को लोन पे देगा। जैसे मान लीजिए आप कोई हाउसिंग लोन के लिए आया है, तो मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए बैंक में जमा किया और बैंक ने उस 10 लाख रुपए को, किसी को जरूरत है हाउसिंग लोन के लिए तो उसको 10 लाख दे दिया, लेकिन आपको बैंक देगा 3% इंटरेस्ट रेट, लेकिन हाउसिंग लोन से जो लोन पे दिया उसको 10% चार्ज करेगा। तो उससे क्या हो गया कि जो 10% से जो कमाई होगी उनकी, उसमें से 3% निकाल के आपको दे देगा। 7% जो बच गया वो बैंक का इंटरेस्ट इनकम हो गया, बैंक की अर्निंग हो गई, जिससे वो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो भी है अपना एम्प्लॉयज, स्टाफ एक्सपेंसेस सब मीट करता है। ठीक है, डिविडेंड देना, गवर्नमेंट को पैसा देना, ये सब करते रहते हैं। तो टू अर्न इनकम बैंक लेंड और इन्वेस्ट मनी, ये कमाने के लिए, कमाई के लिए, प्रॉफिट के लिए ही बैंक या तो वो लोन देता है या इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों में, शेयर्स में, सिक्योरिटीज में, ये सब में इन्वेस्ट करता है, उससे भी वो इनकम कमाता है। ठीक है, और एक और फीचर होता है वो फी बेस्ड भी इनकम कराता है, लाइक बैंक गारंटी दे दिया, एलसी हो गया, ये सब में फी बेस्ड भी इनकम भी आते हैं। ठीक है, जो कि तो ये जो हमारा एक इंटरेस्ट, बैंक के जो इनकम होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं। एक तो आप इंटरेस्ट से बैंक पैसा कमाता है और एक नॉन इंटरेस्ट से पैसा कमाता है। नॉन इंटरेस्ट मतलब कि कमीशन से, फी बेस्ड इनकम रहता है, उसको नॉन इंटरेस्ट में। तो जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है बैंक के कमाई में वो बहुत ज़्यादा है, उससे ज़्यादा प्रॉफिट आता है बैंक को इंटरेस्ट कमा के। ठीक है, तो इसमें देखते हैं इंटरेस्ट स्प्रेड क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। 3% कस्टमर से डिपॉजिट, जो सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट किया है उसको 3% दे देंगे, और जो होम लोन लिया है उसको उससे 10% इंटरेस्ट चार्ज कर दी। तो 7% जो हमारा बैंक का कमाई हो गया, तो वो हो गया इंटरेस्ट स्प्रेड हो गया हमारा। ठीक है, टाइप ऑफ लोन में अब देखते हैं, जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा, पिछले टॉपिक में पढ़ा था टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, उसी तरह टाइप्स ऑफ लोन। अब लोन टाइप्स किस के हिसाब से होंगे, एक पर्पज से होंगे, किस पर्पज के लिए लोन दिया जा रहा है। ठीक है, क्या वो वर्किंग कैपिटल है, कंपनी को अपना डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, जैसे रेंट हो गया, सैलरीड हो गई, और सारे डेली एक्सपेंसेस हैं, उन सबको मीट करने के लिए ये शॉर्ट टर्म के लिए वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी दिया जाता है। इसको वर्किंग कैपिटल लोन किस फॉर्म में दिया जाता है, या तो सीसी में दिया जाएगा, ओवरड्राफ्ट में फैसिलिटी में दिया जाएगा। ये बेस्ड ऑन पर्पस है, किस पर्पस के लिए दे रहे हैं। ठीक है, वर्किंग कैपिटल डे टू डे कंपनी के, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है या मीडियम की भी कंपनियां होती है, उनके वो डेली वर्किंग कैपिटल, जैसे रॉ मटेरियल खरीदना है, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए इमीडिएट पेमेंट चाहिए उनको, तो उसके लिए ये फैसिलिटी एक प्रोवाइड देता है। सीसी एक अकाउंट खुलवा देता है, जिसमें एक लिमिट बैंक दे देता है कि चलो आप 1 करोड़ तक पैसा जब चाहे आप विड्रॉ कर सकते हो, और जब आप माल बेचोगे तो उसमें आप पैसा जमा कर दोगे, तो जो बैलेंस बचता है उसमें, उस पर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है, उसी तरह एक डिमांड लोन होता है। डिमांड लोन कौन सा होता है, जब चाहे वो लोन को बैंक क्लोज कर सकता है, जब मंगा सकता है उसमें। ठीक है, ये रीपेबल ऑन डिमांड, यूजुअली शॉर्ट टर्म,
वो लोन जो बैंक दिया है वो जब चाहे वो लोन अमाउंट जो दिया है उसको रिकवर कर सकता है, उसको डिमांड लोन में। एक होते हैं टर्म लोन, लॉन्ग टर्म होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए होते हैं। टर्म लोन मतलब कि लंबे समय तक के लिए लोन लिया, जैसे हाउसिंग लोन लिया, जिसको ईएमआई के फॉर्म में उसका पेमेंट का कलेक्शन, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का बैंक पेमेंट कलेक्शन करता है, ठीक है। तो हमने बेस्ड ऑन पर्पस के हिसाब से क्या देखा, वर्किंग कैपिटल लोन, डिमांड लोन, टर्म लोन, ये बेस्ड ऑन पर्पस है। उसी तरह बेस्ड ऑन बोरोवर, अब कस्टमर के हिसाब से, जो बोरोवर है जो लोन लेने आया हुआ है उसके हिसाब से देखें तो एक या तो कॉर्पोरेट लोन, कस्टमर कौन हो सकता है, बोरोवर कौन हो सकता है, या तो कंपनी बैंक से लोन लेने के लिए आए, या एसएमई एडवांसेस, एमएसएमई जो होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो होते हैं, वो छोटी कंपनियां होती हैं, वो उनसे एडवांस लिया जाए, या एग्रीकल्चर लोन, आप कोई फार्म इक्विपमेंट लेना है, आपको ट्रैक्टर लेना है, सीड्स खरीदने हैं, वो भी आप ले सकते हैं, जो बोरोवर एग्रीकल्चर सेक्टर में काम। जैसे रिटेल लोन जो है, रिटेल लोन में बहुत सारे आम जनता के, जैसे पर्सनल लोन ले लिया आप, हाउसिंग लोन ले लिया, सब रिटेल लोन में। उसके बाद फॉरेन करेंसी आप में वो लोन ले सकते हैं। तो ये बेस्ड ऑन बोरोवर, मतलब कि जो कस्टमर है जो बोरो करना चाहता है पैसा बैंक से, वो इस फॉर्म में, ये ऐसे हमारे कस्टमर हो सकते हैं, ठीक है। उसी तरह बेस्ड ऑन सिक्योरिटी, अब लोन भी लीजिएगा तो एक होता है कि लोन गए, सर हमारे पास केवल, हमारे पास जॉब अब नहीं है, हमारा बिजनेस है, तो बिजनेस है तो बिजनेस के पास में कुछ प्रॉपर्टी होगी, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपके पास स्टॉक होंगे, उसके आधार पर बैंक दे दे लोन आपको, ठीक है। जैसे आपने हाउसिंग लोन लेना चाहते हैं, अब हाउसिंग लोन घर के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो घर की प्रॉपर्टी को गिरवी रख के आप जब लोन लेंगे तो उसको बोला जाता है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड मतलब कि सुरक्षित, ये लोन हमारा सुरक्षित है। जब भी बोरोवर डिफॉल्ट करेगा, बैंक उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी को बेच देगा, अपना पैसा रिकवर करा लेगा, तो इसको बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन मतलब कि कोई कोलेटरल नहीं दिए हैं। कोलेटरल मतलब क्या, वही वो आप गिरवी जो रखने का जो सामान होता है उसको कोलेटरल बोलते हैं, आप समझ रहे हैं। तो एक अनसिक्योर्ड होता है जिसमें बैंक आपसे कोई सिक्योरिटी नहीं लेता है, आप बैंक को कोई सिक्योरिटी नहीं देते हैं, आप अपने पर्सनल स्टैंडिंग पे, आपकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है, आपका जो प्रोफाइल है, आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है, उसके बेस पे बैंक जब लोन लेता है बिना कोई सामान गिरवी रखवाए आपसे, तो उसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन। जैसे पर्सनल लोन लेते हैं, आप अपने सैलरी के बेसिस पे लोन ले लें, सर मेरा सैलरी 50,000 रुपये पर मंथ है, हमको लोन चाहिए, 2 लाख रुपए लोन चाहिए, तो बैंक बोलेगा कि आपके पास डॉक्यूमेंट है, मतलब कोई वो तो 2 लाख तो इजीली आपको पास कर देगा 50,000 सैलरी पे, ठीक है। तो उसमें बैंक आपसे कुछ ले नहीं रहा है, ताकि आप डिफॉल्ट भी कर दो, आप बैंक को पैसा नहीं चुकाओगे तो बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा आपसे रिकवर कराने का। मान लीजिए आपका जॉब छूट गया, अब जॉब छूट गया तो बैंक को कैसे पैसे दीजिएगा, बैंक के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है आपसे रिकवर कराने के लिए, तो वो लोन अनसिक्योर्ड लोन हो जाते हैं। तो अनसिक्योर्ड लोन पे बैंक ज़्यादा उस पर रिस्क लेता है, जिसके चलते वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, ब्याज जो चार्ज करता है कस्टमर से, बोरोवर से, वो ज़्यादा होता है। सिक्योर्ड लोन पे ब्याज कम चार्ज होता है। सिक्योर्ड लोन, जैसे घर लोन, होम लोन लिया आपने, होम लोन पे ब्याज रेट कम रहता है, ब्याज कम लगता है, और अनसिक्योर्ड जैसे पर्सनल लोन लिए उस पर ब्याज ज़्यादा लगता है। ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान में रखिएगा, कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा आप, ठीक है। अब उसी में टाइप्स ऑफ बैंक लोन, पर्सनल लोन, मॉर्गेज लोन मतलब घर के लिए, ऑटो लोन, ऑटो खरीदना चाहते हैं आप, ऑटो मतलब कि इसमें हो गया 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, ये सब ऑटो लोन्स में आ जाएंगे। उसके बाद बिजनेस करने के लिए, स्टूडेंट्स लोन, पढ़ाई करने के लिए, हायर एजुकेशन, आप चाहते हैं कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करें, बड़े बड़े कॉलेजेस से यूएस में पढ़ाई करें, तो आप स्टूडेंट्स लोन ले सकते हैं। इंडिया में भी बड़े बड़े कॉलेज से, आईआईएम से आप पढ़ाई करना चाहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से पढ़ना चाहते हैं, आईआईटी से पढ़ाई करना चाहते हैं, आपके पास उसकी फीस बहुत ज़्यादा होती है, तो वो स्टूडेंट्स लोन ले सकते हैं अपने हायर स्टडीज़ के लिए। उसके बाद लाइन ऑफ क्रेडिट, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए दिया जाता है होम इक्विटी लोन। तो ये सब क्या है, ये बोरोवर, बेस्ड ऑन बोरोवर के बेस में ये है, और बेस्ड ऑन सिक्योरिटी सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब लोन तो ले लिए, अब रीपेमेंट कैसे कीजिएगा, और रीपेमेंट नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, इसमें देखते हैं। लोन मस्ट बी रिपेड विथ इंटरेस्ट, लोन जब भी पे किया जाएगा वो इंटरेस्ट के साथ पे किया जाएगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि जब मर्जी जिस डेट को मर्जी आप पे करें, नहीं, वो जो टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन किया गया है कि इस डेट को हर महीने आपको पेमेंट करना है, उसमें पेमेंट करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो वो स्ट्रेस एसेट में माना जाएगा बैंक के लिए, और बाद में 3 महीने तक अगर आपने ईएमआई नहीं पे किया तो एनपीए डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। इफ इंटरेस्ट एंड और प्रिंसिपल रिमेन ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, द अकाउंट विल बिकम एनपीए। मोर देन 90 डेज, नॉट 90 डेज, ये ध्यान रखिएगा। 90 दिन तक आपने पैसा नहीं चुकाया तो वो एनपीए नहीं होगा,
90 दिन के बाद, 90 दिन होने के बाद में भी पैसा नहीं चुका है तब एनपीए। 91 डेज से काउंट होता है एनपीए, 90 डेज तक में काउंट नहीं होगा, ठीक है। जब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ओवर ड्यू हो जाएगा, मतलब कि बाकी रह जाएगा मोर देन 91 डेज, 91 डेज से ज़्यादा, 91 भी 90 डेज से ज़्यादा, मतलब कि 91, 92, 93, 6 महीना 1 साल तक, तो उसको एनपीए अकाउंट बोला जाएगा। आपका जो लोन अकाउंट होगा वो एनपीए हो जाएगा। एनपीए मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। वो एसेट मतलब कि जब भी बैंक लोन देता है कस्टमर को, वो बैंक के लिए एसेट्स देता है। एसेट क्यों होता है? क्योंकि बैंक को उससे कमाई हो रही है, ठीक है। आपके पास एक मान लीजिए कि आपके पास कोई लैपटॉप है, अब लैपटॉप से आप कोई फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं, अब उस लैपटॉप वो क्या है आपके लिए? वो एक एसेट्स है। वो लैपटॉप आपको फ्रीलांसिंग के थ्रू आपकी अर्निंग हो रही है, ठीक है। उसी तरह बैंक के लिए जो लोन देता है, एडवांसेस देता है, वो बैंक का एसेट्स होता है। अब जब एसेट से कमाई, उस संपत्ति से कमाई बंद हो जाए बैंक को, तो उसको बोलेंगे नॉन परफॉर्मिंग, मतलब कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो कब परफॉर्म नहीं करेगा? जब मोर देन 90 डेज से आपने ईएमआई डिफॉल्ट कर दिया। 90 डेज को ऐसे समझिए, 90 डेज मतलब क्या? 3 महीना ईएमआई, 1 महीना, हर महीने ईएमआई होता है, तो 3 ईएमआई आपने डिफॉल्ट कर दिया, तो अगले दिन से वो अकाउंट हो जाएगा एनपीए, डिक्लेयर हो जाएगा आपका अकाउंट, ठीक है। जिसके चलते क्या होता है, बैंकों को लॉस होता है, इनकम लॉस होता है, और उनका कैपिटल भी फंसता है। प्रिंसिपल, बैंक जो मूलधन जो होता है वो भी फंस जाएगा, और ब्याज है बैंक का उसका भी फंस जाएगा। अब सोचिए कितना बड़ा हेडेक होगा बैंक के लिए, कि बैंक का वो अपना खुद का पैसा नहीं है, वो कोई कस्टमर बैंक में डिपॉजिट किया है, उसको भी बैंक को इंटरेस्ट देना होगा। तो सोचो कितना बड़ा रिस्क होता है, क्रेडिट रिस्क जिसको बोलते हैं, ये हो जाता है इससे। इसीलिए क्या करता है, इस सब चीज से बचने के लिए बैंक क्रेडिट अप्रेजल करता है, मॉनिटरिंग करता है और रिकवरी करता है, ठीक है। क्रेडिट अप्रेजल मतलब कि जब लोन सैंक्शन करता है तो बोरोवर की पूरा हिस्ट्री चेक करता है, क्या ये बंदा प्रीवियस डिफॉल्ट किया है कि नहीं, इसकी हिस्ट्री चेक करता है, इसका सिविल स्कोर चेक करता है कि क्या पास्ट में कहीं लोन कोई डिफॉल्ट किया है कि नहीं, ईएमआई टाइम से पे किए हैं कि नहीं, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान रख के फिर बैंक लोन लेता है। अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया और एनपीए हो गया, तो फिर उसमें वहाँ पे आता है आपके जैसे डेप्ट रिकवरी एजेंट, जो रिकवरी में बैंक को हेल्प करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब वही हम लोग एनपीए के बारे में बात कर रहे थे। तो एनपीए में 2 कैटेगरी, एक तो स्टैंडर्ड एसेट होते हैं, स्टैंडर्ड मतलब कि सब चीज बढ़िया चल रहा है भाई, या कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और एक होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो परफॉर्मेंस बंद कर दिए हैं, जो बैंक के लिए अर्निंग नहीं ला रहे हैं, इंटरेस्ट इनकम नहीं आ रहा है उसमें, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एसेट में भी 2 कैटेगरी के होते हैं, एक रेगुलर होते हैं, रेगुलर मतलब कि बराबर ईएमआई बैंक को मिल रही है हर महीने, जिस डेट को ईएमआई कटना है उस डेट को बैंक को मिल रहा है। और एक होता है स्ट्रेस में आ जाता है, ठीक है। वो 1 से 90 डेज का जो डिले होता है उसको स्ट्रेस के पीरियड में बोलते हैं। 90 डेज से ज़्यादा के डिले होता है, 90 डेज से ज़्यादा डिले हो गया एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। 90 डेज से कम, 1 दिन से 90 दिन के बीच में जो डिले होता है उसको स्ट्रेस एसेट बोलते हैं। स्ट्रेस एसेट में भी 3 कैटेगरी होते हैं, SMA 0, SMA 1, SMA 2। SMA मतलब क्या होता है? स्पेशल मेंशन अकाउंट। 1 से 90 दिन के बीच में, अगर आपने जिस दिन लोन सैंक्शन हुआ आपके अकाउंट में पैसा, उस दिन से 1 से 90 दिन के बीच में, जिस दिन ईएमआई ड्यू उस 1 से 90 दिन के बीच में अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया, तो वो आपका हो जाएगा स्ट्रेस एसेट। स्ट्रेस एसेट में 3 कैटेगरी में, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, 1, 2, ये 3 कैटेगरी है। अब 0 कब? जब आपको लोन सैंक्शन हुआ, अगर आप 1 से 30 दिन का जब ईएमआई आपका डिले हो गया, जैसे मान लीजिए पहले मंथ का ईएमआई नहीं दिए, तो उसमें 1 से 30 दिन के डिले में SMA 0 हो जाएगा। 31 डेज से 60 डेज के बीच में आपका SMA 1 हो जाएगा, और SMA 2 61 डेज से 90 डेज के बीच में हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह देखते हैं, अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में देखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में देखते हैं, जो एसेट जो 91 डे, 90 डेज से ज़्यादा का ड्यू हो गया, उसका आपने 3 ईएमआई पे नहीं किया, 90 डेज से ज़्यादा, 91 डेज या उससे ज़्यादा हो गया, तो वो नॉन परफॉर्मिंग हो गया। अब नॉन परफॉर्मिंग मतलब कि उसमें भी 3 कैटेगरी है, एक सब स्टैंडर्ड एसेट्स है, एक डाउटफुल एसेट्स है, और एक लॉस्ट एसेट्स है। सब स्टैंडर्ड कब कहा जाएगा? जब एनपीए 12 महीने तक, एनपीए जो अकाउंट, जब अकाउंट एनपीए हो गया, वहां से 12 महीने तक एनपीए, कोई अकाउंट एनपीए 12 महीने तक ले रह गया, तो उसको सब स्टैंडर्ड एसेट्स बोलते हैं।
इसमें लिखा हुआ है सब स्टैंडर्ड एसेट एनपीए फॉर अप टू 12 मंथ्स, नॉन परफॉर्मिंग अप टू 12 महीने तक वो नॉन परफॉर्मिंग रहा तो उसको सब स्टैंडर्ड बोलेंगे। और जैसे ही 12 मंथ क्रॉस होगा, 12 मंथ्स क्रॉस होगा तो वो हो जाएगा डाउटफुल, मोर देन 12 मंथ्स वो हो जाएगा डाउटफुल एसेट्स। और अगर रिकवरी नहीं हो सकती है लोन अकाउंट से, उससे बैंक को लगता है, बैंक के जो कमेटी है इनको लोग लगता है कि इस पर्सन से अब रिकवरी पॉसिबल नहीं है, तो उसको बैंक कंसिडर करेगा लॉस एसेट, मीन्स उसमें से रिकवरी नहीं हो सकती, वो लोन डूब गया। अगर रिकवरी होगी भी तो बहुत थोड़ा बहुत मिनिमम अमाउंट रिकवरी होगी। तो ये है एनपीए का हमारा है, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रूडेंशियल नॉर्म बोलते हैं या एनपीए नॉर्म्स बोलते हैं, जो आरबीआई के द्वारा लाए गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब रिमिटेंस में आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिमिटेंस सर्विस। रिमिटेंस मतलब कि क्या, पैसे भेजना एक जगह से दूसरे जगह, चाहे इंडिया में आप पैसे भेजें एक स्टेट से दूसरे स्टेट, या फॉरेन में भेजें इंडिया या फॉरेन से मंगाए, इसको बोलते हैं रेमिटेंस। कस्टमर नीड टू मेक पेमेंट एट अ प्लेस डिफरेंट फ्रॉम देयर लोकेशन, जहाँ पे है वहाँ से दूसरे। बैंक फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ मनी फ्रॉम वन प्लेस टू, फिजिकल मूवमेंट ऑफ पीपल इज नॉट रिक्वायर्ड। ये रेमिटेंस, ऑनलाइन रेमिटेंस आप कर रहे हैं। ठीक है, अब रेमिटेंस करने के क्या क्या तरीके हैं, पैसे भेजने के कौन कौन तरीके से आप पैसे भेज सकते हैं, तो ये सब पुराने तरीके हैं। मेल ट्रांसफर बहुत पहले होता था, फंड ट्रांसफर, इशू ऑफ डिमांड ड्राफ्ट अभी होता है। जैसे आपने कॉलेज का फी पेमेंट करना है, ये सब चीज़ें वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू में होता है। आपको पहले ही बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा, फिर बैंक आपको डीडी बना के देगा। ठीक है, उसके बाद आप एनईएफटी, आरटीजीएस कर सकते हैं, आईएमपीएस कर सकते हैं, यूपीआई कर सकते हैं। इन सब माध्यम का यूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं रिटेल पेमेंट सिस्टम में, आईएमपीएस, यूपीआई। अब देखिए माइग्रेंट वर्कर है, मनी भेज रहा है रेमिटेंस मोड से, मनी रिसीव होम, ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं बैंक का रोल क्या होता है, रेमिटेंस में क्या तरीका है। बैंक परफॉर्म पेमेंट एंड सेटलमेंट फंक्शन, पेमेंट और सेटलमेंट फंक्शंस विच वाइड ब्रांच ऑफ नेटवर्क एंड सिटी रीजन। बैंक के जो भी जितने ब्रांच होते हैं ना, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हर बैंक का ब्रांच एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, तो बैंक इजीली फंड ट्रांसफर करता है। लेकिन अगर आप जो ट्रांसफर फंड होगा, या तो आप कंट्री में कीजिए, या विद इन कंट्री, या अक्रॉस द कंट्री, बाहर में भी कर सकते हैं। अब बाहर में करने के थ्रू एक मीडियम है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, बाहर में जब भी आप फंड ट्रांसफर करेंगे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो यहाँ पे यूज आएगा स्विफ्ट का। स्विफ्ट का फुल फॉर्म एग्जाम में पक्का पूछेगा ही पूछेगा, ये नोट करके रख लीजिए, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये एक मैसेजिंग सिस्टम है जिसके थ्रू पेमेंट इंडियन बैंक, इंडिया का जो एक बैंक है, वो मैसेज भेजेगा स्विफ्ट को, स्विफ्ट फॉरवर्ड करेगा उसको, और उसके बाद में फंड ट्रांसफर होगा। फंड स्विफ्ट ट्रांसफर नहीं करता है, ये एक मैसेजिंग सिस्टम है जिसके थ्रू एक जगह से दूसरे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक कंट्री के बैंक से दूसरे कंट्री के बैंक को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब चार्जेस एंड एडवांसेस इसके लिए क्या लेता है बैंक, जो भी ट्रांसफर करता है, तो फी फॉर रेमिटेंस करता है। रेमिटेंस थ्रू बैंक फास्ट, सिक्योर, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। बेटर ऑप्शन पोस्ट ऑफिस, मनी ऑर्डर इन लोगों से अच्छा है। फिजिकल ट्रांसफर अब जाके बैंक में लाइन में लग के आप पैसे ट्रांसफर करोगे, आजकल इतना समय किसी के पास नहीं है। आप डायरेक्ट यूपीआई का यूज करो, आईएमपीएस, आरटीजीएस, ये सारे रेमिटेंस मेथड है आप, ठीक है, यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अदर फंक्शंस ऑफ बैंक में क्या होता है। अदर में मिसलेनियस सर्विसेज में और क्या क्या बैंक प्रोवाइड करता है। सेफ डिपॉजिट लॉकर हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया था। ट्रेड फाइनेंस, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब भी आप करेंगे ना, तो उसमें आपको फाइनेंस करता है बैंक उसमें। ठीक है, कलेक्शन ऑफ चेक्स, बिल, हुंडीज, बैंक चेक कलेक्ट करता है ये सब। ओपिनियन रिपोर्ट ऑन कस्टमर, एजेंसी सर्विसेज फॉर गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट का जो भी फंड है, सब्सिडीज हैं या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, वो सब प्रोवाइड करता है बैंक ही। ठीक है, कॉरस्पॉन्डेंट, ट्रस्टशिप, एग्जीक्यूटर, थर्ड पार्टी, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, ये सब, डीमेट अकाउंट, ये सब सेल करता है बैंक। कमीशन इनकम, कमीशन और फी, नॉन इंटरेस्ट इनकम, पहले ही बताया आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब अदर, इसमें देखते हैं अब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग मतलब कि डिजिटल बैंकिंग आप कह सकते हैं उसको, जो डिजिटल बैंक थ्रू कंप्यूटर और डिजिटल चैनल के थ्रू को इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहते हैं, जिसमें आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं होती है। आप रिमोट और टेली बैंकिंग के भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, कॉर्पोरेट भी कर सकते हैं। ये फास्ट है, चीप है, कन्वीनियंट है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जो होता है उसके चैनल कौन कौन से हैं, या तो एटीएम हो गया। एटीएम का फुल फॉर्म आपसे 100% एग्जाम में पूछेगा ही। सो अभी तक इस पीडीएफ में हमने 2-3 चीज़ें बता दी। एक ये क्वेश्चन, ये इसमें ऐसे आ सकता है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है,
ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ध्यान रखिएगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ऑटोमेटिक टेलर मशीन बता देगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक नहीं है ये ऑटोमेटेड है, ठीक है। और ये मिनी बैंक ब्रांच की तरह काम करता है। आप बैंक का एक रेप्लिका मान लीजिए, कहीं पे भी आपको जाओगे बैंक के ब्रांच में जाके पैसे विड्रॉ करने से अच्छा है कि किसी पास में एटीएम है वहां से विड्रॉ कर लीजिए। डिपॉजिट भी कर सकते हैं उसमें, सेल्फ सर्विस ट्रांजेक्शन्स इसमें है। अब एटीएम में भी देखिएगा तो बहुत टाइप के एटीएम होते हैं। ऑन साइट जो बैंक के, जहाँ पे बैंक का ब्रांच होगा उसके पास में होगा, ऑफ साइट मतलब कि बैंक के ब्रांच के बाहर में होगा। तो ये सब उतना डिटेल में आपको नहीं देगा, लेकिन फिर भी आपको बता दे रहे हैं कि एटीएम के ऐसे प्रकार के एटीएम होते हैं। ग्रीन एटीएम एग्रीकल्चर के लिए, ऑरेंज एटीएम शेयर ट्रांजेक्शन कंपनी के शेयर खरीदने के लिए, येलो एटीएम ऑनलाइन आप फ्लिपकार्ट अमेजन ये सब चीज़ों से परचेज करने के लिए, पिंक लेवल एटीएम जो वुमेन के लिए स्पेशली बनाया गया है, ब्राउन लेवल एटीएम, इसमें वाइट लेवल एटीएम। इसमें दो चीज़ आप हमेशा, आपके लिए एक होमवर्क है, ब्राउन लेवल एटीएम, व्हाइट लेवल एटीएम, इन दोनों को सर्च करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अगर आपको डाउट होगा फिर मैं क्लैरिफाई करूंगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब एटीएम है। एटीएम इलेक्ट्रॉनिक चैनल का एक माध्यम है। उसके बाद में एटीएम सर्विसेज में क्या क्या, एटीएम से क्या क्या कर सकते हैं आप, कैश विड्रॉ कर सकते हैं, पैसा भेज सकते हैं आप, बैलेंस इंक्वायरी पूछ सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, एफडी का खुलवा सकते हैं, ये सब एटीएम के। उसी तरह एक कार्ड होता है। अब कार्ड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चार्ज कार्ड, स्मार्ट कार्ड, बहुत सारे इसमें चीजें हैं, ठीक है। इसको प्लास्टिक कार्ड ही बोलते हैं, प्लास्टिक का ही होता भी है उसमें, कुछ कुछ तो मेटल के भी मिलते हैं आपको। ये डेबिट कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं। ये जो बैंक से लिंक होते हैं, नॉन बैंक भी होते हैं। क्रेडिट कार्ड कुछ जरूरी नहीं है बैंक से ही लिंक हो, इशूड बाय बैंक और नॉन बैंकिंग एंटिटीज, ओके। अब आप इंटरनेट बैंकिंग का भी है, जैसे स्टेट बैंक का है तो इसका इंटरनेट बैंकिंग का चैनल है। स्टेट बैंक की वेबसाइट के थ्रू आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। जो भी बैंक की सर्विसेज हैं, चेकबुक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं बैंक का इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी का यूज करके, ठीक है। लॉगिन कर सकते हैं, यूजर आईडी पासवर्ड, उसके बाद ये सब अकाउंट्स का डिटेल्स आप देख सकते हैं अपना, ठीक है। उसके बाद में अब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के बीच में डिफरेंस क्या होता है मेजर, ये होता है फंड सोर्स, बोरोड मनी फ्रॉम द बैंक। क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि बोरोड मनी फ्रॉम द बैंक। ये क्या पहला पॉइंट क्या है, फंड सोर्स, पैसा कहाँ से आ रहा है, आपने बैंक से बोरो किया है, आपने बैंक से पैसा उधार किया है, उधार लेके आप क्रेडिट कार्ड में जो बैलेंस यूज कर रहे हैं। लेकिन डेबिट कार्ड में क्या है, ये आपका अपना पैसा यूज कर रहे हैं, आप बैंक से पैसा नहीं ले रहे, वो आप ही का पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, उसी को आप यूज कर रहे हैं डेबिट कार्ड के माध्यम से। लेकिन क्रेडिट कार्ड में आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, लेकिन बैंक आपको क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दिया हुआ है, जिसमें बैंक आपको लोन दे रहा है कि लीजिए बाद में आप पैसे चुका दीजिएगा। वो आपका मनी नहीं है, वो आपको वापस बैंक को रिटर्न करना पड़ेगा, तो वो क्रेडिट कार्ड का होता है। इसमें पे लेटर का ऑप्शन होता है और पे नाउ। अगर आप डेबिट कार्ड का यूज करते हैं तो आपको इमीडिएट पेमेंट करना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं कुछ खरीदने के लिए तो आप बाद में भी पेमेंट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज होता है, इस पर आपको कोई इंटरेस्ट बैंक को पे नहीं करना होगा, ठीक है। हेल्प बिल्ड क्रेडिट हिस्ट्री, आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब कुछ फीचर्स हैं क्रेडिट और डेबिट कार्ड के, ठीक है। अदर फंक्शंस में देखें तो मोबाइल बैंकिंग है, जिसका चैनल क्या है, थ्रू मोबाइल बैंकिंग, थ्रू मोबाइल फोन का यूज करके आप बैंकिंग करते हैं, उसको मोबाइल बैंकिंग बोलते हैं। अब मोबाइल में भी दो है, एक स्मार्टफोन है, एक फीचर फोन है, कीपैड फोन है। तो कीपैड फोन में आप USSD, नूप और UPI 1 2 3 पे ये सब चीज़ें आप यूज कर सकते हैं। SMS USSD कोड, मोबाइल ऐप, अनबैंक सेगमेंट, जो लोगों के पास अभी भी इंडिया में मैक्सिमम 40% लोग हैं कि वही उतना ही लोग अभी स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, रिमेनिंग 60% स्मार्टफोन यूज ही नहीं कर रहे। तो ये अलग है। मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी, मोबाइल के थ्रू भी आप बैंकिंग की सर्विसेज लेना को मोबाइल बैंकिंग कहा जाता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, IMPS UPI के माध्यम से, इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल मोबाइल पिन पेमेंट कर सकते हैं, डीमेट टैक्स पेमेंट कर सकते हैं, इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं, ट्रैवल बुकिंग कर सकते हैं। ये सब सारे फीचर्स है। ये ज़्यादा उतना डिटेल इसमें से क्वेश्चंस नहीं आएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक पैसा ट्रांसफर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर का यूज करके आप पैसे किस कौन कौन से माध्यम से आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसमें पहला आता है और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो आता है वो NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसको याद रखिएगा आप, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, ये इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। अब इसमें जो होता है, आप इसमें मिनिमम कितना पेमेंट कर सकते हैं, मिनिमम 1 रुपीज़, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है आपको फंड ट्रांसफर के लिए। इसका टाइप सेटलमेंट का होता है डेफर्ड नेट सेटलमेंट। इसमें बैच बेसिस, मतलब कि आप जब भी फंड NEFT के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि आपका
ट्रांसफ़र जो होगा अकाउंट में क्रेडिट होगा जिसको आप भेज रहे हैं, वो विद इन 30 मिनट से लेके आपको 2 आवर्स के बीच में आपका पैसा ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, इमीडिएट कोई ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएट इसमें पैसा ट्रांसफ़र हो। मिनिमम मैक्सिमम नो लिमिट है, लेकिन मिनिमम में मान के चलिए 1 रुपीज़ तो होता ही है। फाइनल आफ्टर सेटलमेंट रूटीन ट्रांसफ़र होता है। ये जो NEFT है, इसको कौन बनाया है, इसको कौन रेगुलेट करता है? ये RBI के द्वारा संचालित होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। उसी तरह ये NEFT हो गया, ये RTGS हो गया। RTGS भी RBI के तरह ही, RBI के द्वारा ही संचालित किया जाता है इसमें। ठीक है, ये रियल टाइम में फंड ट्रांसफ़र होता है और इंडिविजुअल 1-on-1 ट्रांसफ़र होता है। आप गए इमीडिएट पैसा ट्रांसफ़र, उसमें टाइम नहीं लगता, इमीडिएट पैसा। लेकिन उसका कंडीशन ये है कि RTGS का यूज होता है बल्क अमाउंट को ट्रांसफ़र करने के लिए। अगर RTGS से आप लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो मिनिमम 2 लाख रुपये आपको ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, 2 लाख या उससे ज़्यादा। अपर लिमिट कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, मिनिमम इसमें कितने अमाउंट दिया हुआ है? 2 लाख रुपये, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अब ये फाइनल और इररिवोकेबल, एक बार ट्रांसफर कर दिए वापस बैक नहीं हो सकता। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए है। उसी तरह एक IMPS भी एक होता है जिसको NPCI करता है। ठीक है, IMPS पूछ सकता है एग्जाम में कि NPCI कौन, IMPS को कौन करता है? NPCI। NEFT RTGS को कौन करता है? RBI। लेकिन NPCI को, ये IMPS को, पहले तो इसका फुल इमीडिएट पेमेंट सर्विस, फर्स्ट इसका फुल फॉर्म आप याद कीजिए कि इमीडिएट है कि इमीडिएटली है, ये ध्यान रखिएगा। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, मिनिमम 1 है, मैक्सिमम अमाउंट 5 लाख पर डे, डिपेंडिंग ऑन द बैंक टू बैंक होता है। 5 लाख कोई जरूरी नहीं कि 5 लाख फिक्स ही है, बट 5 लाख जनरल माना जाता है मैक्सिमम इसमें। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं। अब ये पूरा हम लोगों ने बताया है कि NEFT में क्या है, RTGS में क्या है, IMPS में क्या है और UPI में, चारों का डिफरेंस आपके पास एक साथ हमने यहाँ पे ऐड किया है, जिसे मैं मैनेज एंड ऑपरेटेड बाई, ये ध्यान रखिए, मैनेज एंड ऑपरेटेड बाई RBI, NEFT RTGS RBI के द्वारा, IMPS किसके द्वारा होता है? NPCI। UPI कौन किसके द्वारा ऑपरेट हो जाता है? वो NPCI के द्वारा। और उसके बाद में ट्रांसफ़र स्पीड, कितने जल्दी आप अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो NEFT 30 मिनट के अंदर से लेके 2 घंटे के बीच में आपका फंड ट्रांसफ़र होगा। RTGS में इमीडिएटली फंड ट्रांसफ़र हो जाएगा 1 to 1। ठीक है, इंडिविजुअल बेसिस पे सेटलमेंट होता है। और विद इन सेकेंड्स में IMPS में, और ये भी सेकंड। UPI पेमेंट जब भी आप करते हैं मर्चेंट को, या पर्सन टू पर्सन या पर्सन टू मर्चेंट, इमीडिएट फंड ट्रांसफ़र हो जाता है उसमें। अब मिनिमम अमाउंट कितना है? नो लिमिट है, नो मिनिमम लिमिट। मिनिमम इसमें इसका ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा कि RTGS में मिनिमम अमाउंट कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कम से कम कितना, तो 2 लाख रुपये, और बाकी सब में 1 रुपीज़ में है। ठीक है, अवेलेबल सब 247 है। तो ये 3-4 जो पॉइंट है आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट में इसके बारे में और थोड़ा डिटेल एग्जांपल में क्या क्या फीचर हैं, जिसे NEFT जो बोले हैं, NEFT बैच या आवरली बेसिस पे काम करता है। ठीक है, इसमें नेट सेटलमेंट बेसिस पे काम करता है। उसके बाद IMPS भी है, UMMID कोड पे काम करता है इसमें, ये सब चीज़ें। अब आते हैं टेली बैंकिंग, बैंकिंग थ्रू टेलीफोन, टेलीफोन का यूज करके, फ़ोन का यूज करके जो बैंकिंग करते हैं उसको टेली बैंकिंग, यूजिंग है सिक्योर पिन कोड का यूज करके उसको टेली बैंकिंग करता है। टेली बैंकिंग एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, VVIP। इसमें से 1 क्वेश्चन आप मान के चलिए, 1 क्वेश्चन आ सकता है इसमें से कि टेली बैंकिंग में कौन कौन सर्विसेज आप अवेल कर सकते हैं, टेली बैंकिंग का यूज करके क्या क्या कर सकते हैं फ़ोन बैंकिंग के थ्रू। इसमें आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, आपने जो रिसेंट 3-4 ट्रांजेक्शन 5 ट्रांजेक्शन है उसकी डिटेल्स आप ले सकते हैं। आप बैंक को चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। चेक कोई इशू किया गया है, अगर लगता है कि गलती से इशू किया गया किसी रॉन्ग पर्सन को किया, तो उस चेक को स्टॉप कर सकते हैं आप। सेल्फ अकाउंट फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जनरेट ATM पिन, आप पिन नया जनरेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इंटरेस्ट डिपॉजिट सर्टिफिकेट, अपडेट मोबाइल ईमेल ना हो, ये सब फैसिलिटी है। तो इसमें आपको क्वेश्चन क्या बनाएगा? क्वेश्चन बनाएगा कि इनमें से कौन सा टेली बैंकिंग सर्विसेज है, और 3 ऑप्शन देगा जो नहीं है और 1 ऑप्शन देगा है। या ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा टेली बैंकिंग सर्विसेज नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा टेली बैंकिंग में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अदर फंक्शंस ऑफ बैंक क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कैसे के थ्रू, MIC है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये एक 8 डिजिट का कोड, 9 डिजिट का कोड है। MICR क्या होता है? ये 9 डिजिट कोड होता है, जिसमें से 3 डिजिट, 3 डिजिट, ये टोटल मिला के 9 डिजिट हुआ है। ये फर्स्ट 3 डिजिट सिटी का होता है, सिटी कोड होता है,
ये होता है बैंक, होता है बैंक कोड कौन से बैंक का है, और ब्रांच, ये ब्रांच कोड, ये एमआई शेयर कोड। इतना डिटेल में आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट फिर भी ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जो आप जो चेक होता है, चेक पे एमआई शेयर कोड वहाँ पे डाउन में लिखा होगा, आप देखिएगा चेक के इन बीच में, चेक का लीफ जो होता है ना, ऐसे लीफ होता है, तो यहाँ वाला पोर्शन पे वहाँ एमआई शेयर का कोड यूज होता है, जो एक जगह से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर में हेल्प करता है। अब आरबीआई ने क्या किया, एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ट्रंकेशन सिस्टम 2008 में लाया, 2010 से वो इफेक्टिव है। तो चेक ट्रांकेशन सिस्टम क्या होता था कि पहले अगर मान लीजिए आप यहाँ से, आप मान लीजिए अगर दिल्ली में रहते हैं, आप बॉम्बे में आपको पैसे भेजना है, चेक के थ्रू भेजना है, तो पहले क्या करते थे बैंक, दिल्ली से जो चेक जाता था मुंबई के किसी जिस ब्रांच में आपने एड्रेस किया वहाँ पे जाता, फिर वहाँ से क्लियरिंग होता। तो ये जो ट्रांसपोर्ट करने में जो समय लगता था, कॉस्ट लगता था, इसको ख़त्म कर दिया है बैंक ने। अब फिजिकल मूवमेंट, मतलब कि जो फिजिकली वहाँ से वहाँ ट्रांसफर, उसको रोक दिया गया है। अब इलेक्ट्रॉनिक इमेज जाता है चेक का, तो उसी को बोलते हैं चेक ट्रांसकेशन सिस्टम, मतलब कि फिजिकल मूवमेंट ऑफ चेक को स्टॉप कर दिया गया। ठीक है, तो ये कैसे होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिकल मूवमेंट ऑफ चेक स्टॉप। ओके, चेक का इमेज एमआईसीआर डाटा, एमआईसीआर मतलब कि मैग्नेटिक इनकरेक्ट, जो 9 डिजिट कोड है वो कैप्चर किया जाता है और सेंड कर दिया जाता है उस ब्रांच में जहाँ पे पैसे भेजना है पेई को। ठीक है, और फास्ट क्लियरिंग होता है, सेटलमेंट विद इन 24 आवर में भी पॉसिबल है ये। फंड क्रेडिटेड आफ्टर सेटलमेंट बाय 2021 आरबीआई सीटीएस, सारे बैंक लगभग सीटीएस कवर्ड है अभी। ठीक है, नाउ रिसेंट ट्रेंड इन बैंकिंग हम लोग देखते हैं क्या चल रहा है अभी। इसमें एक रिस्क मैनेजमेंट टॉपिक है। रिस्क मैनेजमेंट में हम लोग 3 चीजें पढ़ेंगे, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, इसको मेन चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, रिस्क का मतलब ही क्या होता है, रिस्क मतलब होता है कि अनडिजायरेबल अनप्लान्ड फाइनेंशियल इवेंट, कोई ऐसा फाइनेंशियल इवेंट जो हमारे प्लान में नहीं था, जो हमने वैसे सोचा नहीं था और वो हो गया, उसको बोलते हैं रिस्क। सपोज आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया था पैसा, ये सोच के शेयर किया था कि आपका शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, लेकिन वो बढ़ने के बजाय शेयर का प्राइस गिर गया। ठीक है, तो वो जो प्लान में नहीं है वो रिस्क होता है। और ये रिस्क के चलते क्या होता है, लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, रिड्यूस आपकी कमाई कम हो जाती है, और ये हो सकता है कि पार्शियल थोड़ा लॉस हो या पूरा भी लॉस हो सकता है आपका। जैसे बैंक ने लोन दिया, बैंक ने लोन क्यों दी, लोन दिया इस पर्पज से कि बैंक को इंटरेस्ट इनकम आएगा, और बोरोवर ने डिफॉल्ट कर दिया, तो वो तो रिस्क हो गया बैंक के लिए, क्योंकि अगर उससे कमाई नहीं हो रही है, उसका इन्वेस्टमेंट लॉस होगा। अब बोरोवर थोड़ा बहुत चुका दे तो ठीक है, अगर नहीं चुकाया तो पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा, तो इसको रिस्क बोलते हैं। अब इसी को मैनेज करने को बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क, उसका जो प्रभाव है रिस्क का कम करना। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 10 करोड़ का लोन डिफॉल्ट हो गया है, तो रिकवरी एजेंट को हायर करते हैं हम लोग, बैंक हायर करते हैं, ताकि अगर रिकवरी नहीं होने वाला भी है तो भी उसमें से कुछ भी रिकवर हो जाए उसमें से, तो उस केस में क्या होगा, उसका इम्पैक्ट जो होता है रिस्क का वो कम हो जाना। ठीक है, उसको रिस्क को पहले आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उसको मैनेज करना। ठीक है, और बेस्ड ऑन ये कैसे किया जाता है, फॉरकास्टिंग के एनालिसिस के थ्रू, एस्टिमेशन ऑफ हिस्टोरिकल ट्रेंड, कि वो रिस्क कितना हो सकता है, इसको ध्यान में रखते हैं हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, जैसे फाइनेंशियल रिस्क में आप क्या क्या हो सकते हैं, हाई इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, वो फाइनेंशियल रिस्क में आते हैं। वोलेटिलिटी इन कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट प्राइस अप डाउन होते हैं, रिसेशन आ गया, मंदी आ गई। ठीक है, वोलेटिलिटी, बैंक्रप्सी, दिवालियापन, डूबना शुरू हो गया बैंक, ये सब तो ये इसमें होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मेजर टाइप ऑफ रिस्क कौन कौन से होते हैं बैंक में। तो पहला होता है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क मतलब कि जब बैंक अपना जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है वो मीट करने से चूक जाए, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी रिस्क, मींस अनेबल टू मीट द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। ये क्या होता है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, मान लीजिए बैंक ने कस्टमर से सेविंग और करंट अकाउंट में पैसे डिपॉजिट लिए, और उसको जब कस्टमर विड्रॉ करना चाहे उस समय बैंक के पास पैसा ना रहो उनको रिटर्न करने के लिए, तो वो अपना फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मीट नहीं कर पाए, इसलिए वो बोलते हैं उसको लिक्विडिटी रिस्क में आते हैं। ये एक्सटर्नल बोरोइंग के डिपेंड करता है इसमें, और कॉज्ड बाय एसेट्स टर्निंग इनटू एनपीए। अब इसे मान लीजिए 100 लोगों से उधार, मतलब कि बैंक ने डिपॉजिट लिया है मनी और 100 लोगों को दे दिया, लोन पे दे दिया वो पैसा, और बोरोवर ने पैसा चुकाया नहीं, तो उसके लिए क्या होगा, वो बैंक का जो एसेट्स होगा वो एनपीए हो जाएगा। अब उसके चलते वो क्या होगा, जो जिन्होंने डिपॉजिट किया है बैंक में उसको रिटर्न नहीं कर पाएगा बैंक,
तो वो लिक्विडिटी रिस्क हो जाते हैं। उसी तरह मार्केट रिस्क में क्या होता है, डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए आपने 10 लाख का शेयर खरीदा था, आप उस समय वैल्यू थी 10 लाख रुपए जब खरीदा था, आज की डेट में शेयर का प्राइस डाउन होने के चलते उसकी वैल्यू 8 लाख रुपए हो गई, तो आपके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये मार्केट रिस्क होता है, मार्केट के कंडीशन पे, मार्केट के न्यूज पे, मार्केट पे डिपेंड करता है। अब इसके इसके चलते क्या होता है, ड्यू टू मार्केट वाइड फैक्टर, कैसे रिसेशन, इन्फ्लेशन, वोलेटिलिटी अफेक्ट्स इंटायर मार्केट, नॉट अ सिंगल इंडस्ट्री। ठीक है, मार्केट रिस्क किसको अफेक्ट करता है, पूरे मार्केट को करता है, किसी एक इंडस्ट्री को नहीं करता है। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं क्रेडिट और डिफॉल्ट रिस्क। जब बोरोवर लोन चुका नहीं सकता है, लोन जब डिफॉल्ट करना शुरू कर दे, बोरोवर जब ईएमआई पे करना बंद कर दे, एनपीए हो जाए, वो हो जाता है हमारे क्रेडिट रिस्क। इसमें क्या है, बोरोवर फेल्स टू मीट लोन ऑब्लिगेशन। लोन्स आर मेजर इनकम सोर्स ऑफ बैंक, जैसा कि हम लोग जानते हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क इन इंडिया ड्यू टू हाई एनपीए। अभी तो कम हो गया है, पहले तो बैंकों में 10-10, 12-12% तक एनपीए होता था, अभी 2% जीएनपीए, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और एनएनपी वो 1% से भी या उससे भी कम हो गया। पहले बहुत ज़्यादा एनपीए होता था, अब एनपीए कम हो गया है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट रिस्क को बैंक कुछ हद तक मैनेज किए हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क मतलब कि ऑपरेशन के थ्रू, काम के दौरान जो बिजनेस कर रहे हैं, बैंकिंग जो एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके दौरान जो रिस्क होता है ड्यू टू फेल्योर ऑफ इंटरनल प्रोसेस, पीपल के मिस्टेक्स के चलते, जो इम्प्लॉय है बैंक के उनके मिस्टेक के चलते, सिस्टम एक्सटर्नल इवेंट, जैसे मान लीजिए हम लोग पीएनबी के केस में देखा था, मेहुल चौकसी को लोन दिए थे, वो उसमें अपना कोर बैंकिंग सिस्टम में कुछ गड़बड़ी करके वहाँ पे, और वो बैंक को मालूम ही नहीं चल रहा था कि उनको पैसे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पीपल का जो इंटरनल जो पीपल है उनके मिस्टेक्स के चलते जो रिस्क होता है बैंक को, वो ऑपरेशनल रिस्क में आते हैं। ये इसका हाई, ये क्यों हाई होते हैं, ड्यू टू ऑटोमेशन, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटरलिंकेज, ये ऑपरेशनल रिस्क क्यों हाई होते हैं। ठीक है, इसके लिए ये ऑटोमेशन के चलते ये है। ठीक है, ये इसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कस्टमर सर्विस। हमने क्या पढ़ा अभी, रिस्क के बारे में पढ़ा पूरा। रिस्क में कौन कौन पढ़ा, मार्केट रिस्क पढ़ा, लिक्विडिटी रिस्क पढ़ा, क्रेडिट रिस्क पढ़ा। अब आते हैं कस्टमर सर्विस में कौन कौन से देते हैं बैंक, इसमें क्यों देते हैं कस्टमर, की ड्राइवर फॉर बैंकिंग। कस्टमर की सर्विस क्या होते हैं, की ड्राइवर फॉर बैंक रेपुटेशन को हेल्प करता है, लॉयल्टी एंड सक्सेस बढ़ाता है, हाईली कॉम्पिटिटिव बैंकिंग एनवायरनमेंट में, हेल्प रिटेन एग्जिस्टिंग कस्टमर एंड अट्रैक्ट न्यू वन। अगर अच्छे से आप बैंक कस्टमर की सर्विस करें तो। ठीक है, आज आप ये आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आप एज ए डीआरए जब भी बैंक के बिहाफ पे रिकवरी करने जाएं, तो आप जब भी बैंक के कस्टमर से मिले, एकदम डिसेंट वे में, प्रोफेशनल वे में बिहेव करें, ताकि बैंक का रेपुटेशन, बैंक का इमेज आपके एक्टिविटी के चलते खराब ना हो। ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ कस्टमर सर्विस में क्या होता है, कस्टमर क्यों किया जाता है, कस्टमर अच्छी सर्विस क्यों देना चाहिए, कस्टमर को रिटेन करने के लिए, नहीं तो वो दूसरे बैंक में जा सकता है। ब्रांड अपना रेपुटेशन, एक इमेज होता है ना, जिसे कहते हैं ना टाटा का इमेज, टाटा मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है। क्यों? क्योंकि उसने अपना इमेज बनाया है, अपनी क्वालिटी अपने प्रोडक्ट की वजह से रखा है, उससे बाकी सबसे कंपटीटिव एडवांटेज, दूसरे बैंक से भी कंपटीटिव एडवांटेज मिलेगा, एक्विजिशन नया होगा, रिजोल्यूशन होगा कंप्लेंट का, कंप्लायंस एंड ट्रस्ट बिल्ड होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं इसमें। अब आते हैं इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट्स क्लासिफिकेशन। इसमें 3 है। पहला पॉइंट है इनकम को रिकॉग्नाइज करना। अब उसमें कब होता है, एक्रूअल बेसिस, इसमें सब पढ़ेंगे। हमारे पास एक चैप्टर है, अगर आप नेक्स्ट क्लास में आने वाले भी, मतलब कि आने वाले क्लासेस में हम लोग पूरा इसको इनकम आईरेक नॉर्म को पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अभी जान लीजिए, प्रूडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म में हम इनकम रिकॉग्निशन, एसेट्स क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग, ये 3 पॉइंट है इसमें। बैंक्स फॉलो स्ट्रिक्ट आईरेक नॉर्म, बैंक को मैंडेटरी है, वो फॉलो करना ही करना है उनको। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट हमने देखा। इसमें क्या कहता है, नो इंटरेस्ट इनकम ऑन एनपीए अमाउंट। जब अकाउंट जब आपका हो गया, एनपीए हो गया, तो उस पर जो इंटरेस्ट बन रहा है वो बैंक इनकम अपना कंसीडर नहीं करेगा, क्योंकि वो रिकवर होगा कि नहीं होगा ये फिक्स नहीं है। ठीक है, तो आईरेक नाम बोलता है कि जो भी एनपीए अकाउंट है उससे जो भी इंटरेस्ट एक्रूड हो रहा है वो एनपीए, नो इंटरेस्ट इनकम ऑन एनपीए अमाउंट, वो जो एनपीए अमाउंट से जो इंटरेस्ट आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज करते जा रहे हैं उसको आप इनकम नहीं मानोगे। ठीक है, प्रोविजनिंग रिक्वायर्ड फॉर डिफॉल्टेड अमाउंट। अगर लोन बोरोवर ने डिफॉल्ट कर दिया तो उसके लिए उतना अमाउंट का एक फिक्स पार्टिकुलर अमाउंट होता है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरी, डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट्स के हिसाब से वो प्रोविजनिंग, मतलब कि एक अलग से फंड उतना निकाल के बैंक रख देता है, ताकि अगर बोरोवर डिफॉल्ट करे तो वो उसके बैकअप का काम करे उसमें। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं लोन रिकवरी, ओवर ड्यू, डिफॉल्टेड, बैंक बैलेंस शीट। अगर लोन ड्यू हो गया
मतलब कि ओवर ड्यू और डिफॉल्टेड लोन होगा, क्या करेगा, बैंक का बैलेंस शीट खराब कर देगा। बैलेंस शीट मतलब कि जो फाइनेंशियल स्टेटस जो बैंक का बताता है वो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या रहता है, बैंक के एसेट्स कितने हैं, उनके कितनी संपत्तियां हैं, कितनी जिम्मेदारियां हैं, लाइबिलिटीज कितने हैं, करंट एसेट्स कितने हैं, करंट लाइबिलिटी कितनी है, लॉन्ग टर्म एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट, ये सारे चीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ये सब बैलेंस शीट में बताता है। तो ये अगर ओवर ड्यू होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ लोन रिकवरी, लोन रिकवरी का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ओवर ड्यू डिफॉल्टेड लोन अफेक्ट करता है बैंक बैलेंस शीट को, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बैंक को। बैंक के फाइनेंशियल पोजीशन डिस्टर्ब होगा, इसलिए उसका शेयर प्राइस भी जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल बैंक के पे इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो लोन जो कनेक्शन होता है वो एक सेंसिटिव एक्टिविटी होता है, वो बहुत केयरफुली हम लोग उस एक्टिविटी को करते हैं, ठीक है। अब लोन रिकवरी में क्या इशू आ जाता है, रीपेमेंट में क्या कारण है कि बोरोवर जो होता है, जो डिफॉल्ट कर दिया, वो पेमेंट नहीं दे पा रहा, बैंक को ईएमआई पे नहीं कर पा रहा, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो या तो एक होता है कि जेन्युइन फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो गई, मान लीजिए वो जॉब कर रहा था, जॉब से उसको सैलरी मिल रही थी, और सैलरी मिलने के बाद में एक पर्सन, मान लीजिए आप, उनका नाम सच्चू है, अब उन्होंने क्या किया, एक कहीं पे जॉब कर रहे थे, उनका जॉब नौकरी चली गई, तो नौकरी जाने के बाद में वो ईएमआई कहाँ से चुकाएंगे, ठीक है। तो वो जेन्युइन डिफिकल्टी है उनकी, ठीक है। जॉब जाने के चलते वो जो ईएमआई, जो सैलरी मिल रही थी उससे वो ईएमआई पे कर रहे थे, अब उस जॉब तो चली गई, तो उनके पास बैकअप है नहीं कोई कहीं से पेमेंट करे, तो एक जेन्युइन फाइनेंशियल रीजन हो सकता है। उसके बाद टेम्पोररी हार्डशिप भी हो सकता है, कुछ मजबूरी के कारण कोई दूसरी मतलब कि जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा आ गई कंपेयर टू ईएमआई, वो भी हो सकते हैं। या जानबूझ के आप पैसा होने के बाद में भी आप बैंक को ईएमआई नहीं चुका रहे हैं, तो ये सब इश्यूज हैं, मतलब कि लोन रिपेमेंट में ऐसा आ सकते हैं आपके पास में, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट लोन रिकवरी में वीवीआईपी, आप इसको हमेशा ध्यान रखिए। इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है कि किन किन सिचुएशन में एक बोरोवर लोन का पैसा नहीं चुका पाता है, किन किन कारणों से। तो पहला, जेन्युइन फाइनेंशियल डिफिकल्टी बिकॉज ऑफ मेनी रीजन, जॉब लॉस और सम अदर, टेम्पररी हार्डशिप में आ गया, विलफुल डिफॉल्ट, जानबूझ के वो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन हो सकता है कि आ जाए आपके में, ठीक है। अब इम्पैक्ट ऑन कस्टमर सर्विस, एग्रेसिव, अगर आपने रिकवरी में जा रहे हैं, आप रिकवरी कर रहे हैं, अगर आपने एग्रेसिव रिकवरी करना, मतलब कि झगड़ा करना, एकदम जबरदस्ती आप रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं लोन की, तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा, इनकन्वीनियंस कस्टमर होगा, कस्टमर बैंक का नाराज हो जाएगा आपसे, वो हार्म कस्टमर रिलेशनशिप, बैंक का और कस्टमर का रिलेशनशिप खराब होगा, ठीक है। और मे बी लॉस, जेन्युइन बोरोवर को लॉस कर सकते हैं, ठीक है। रेगुलेशन और मॉनिटरिंग, आरबीआई मॉनिटर्स क्या करता है, किसको किसको मॉनिटर करता है, बैंक और एनबीएफसी को। कस्टमर सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट, बैंक मॉनिटर किसको करता है, कलेक्शन एजेंट जो होते हैं, जैसे डीआरए होते हैं, इस सब बैंक मॉनिटर करता है। रिसेंट ईयर में स्ट्रिक्ट सुपरविजन बढ़ा दिया गया है फेयर रिकवरी और गुड कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो अब उसमें देखते हैं, अब फाइनेंशियल इंक्लूजन का भी एक प्रोग्राम लाया गया था आरबीआई के द्वारा 2008 में, ताकि सब लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़े, सबको बैंकिंग की फैसिलिटी मिले, ठीक है। वो उससे क्या होगा कि जो फ्लो होगा, मनी का सर्कुलेशन हमेशा इकोनॉमी में रहेगा, ओके। तो इसके प्रोसेस से ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को लाया गया। ये कौन सी इसकी कमेटी के थ्रू, जिसका चेयरमैन थे डॉक्टर सी रंगराजन कमेटी, ये 2008 में जो कमेटी बनी थी उसके थ्रू लाया गया था, जिसमें एवरी एलिजिबल इंडिविजुअल शुड हैव स्मॉल सेविंग अकाउंट इन बैंक विथ सिंप्लीफाइड केवाईसी। मतलब कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का पर्पस क्या था कि सभी को बैंकिंग से जोड़ना, कम डॉक्यूमेंटेशन के, जैसे एक ही डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड ही है, चाहे कुछ भी है, एक दो, मतलब कि उसमें डॉक्यूमेंटेशन कम हो, उसके थ्रू ये फाइनेंशियल, इसमें कौन कौन से, प्रधानमंत्री जनधन योजना लाया गया था, पीएमजेडीवाई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लाया गया था, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लाया गया था, ये सब फाइनेंशियल इंक्लूजन को पार्ट है इसमें, ठीक है। अब आते हैं, एक आता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का फुल फॉर्म पूछ सकता है आपको, आपसे एग्जाम में पूछेगा सीबीडीसी का फुल फॉर्म, ये याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ ले कि सीबीडीसी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक हमारे इंडिया में कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी, अभी हम लोग जो हमारे पास में जब भी सामान खरीदने जाते हैं तो वो कौन सा करेंसी, वो फिजिकल है, जिसको आप हाथ से टच कर सकते हैं,
ठीक है। और ये है डिजिटल करेंसी जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहता है, जो आपके वैलेट में रह सकता है, जो आपके ऐप में रहता है, उसको डिजिटल करेंसी आरबीआई ने बनाया है। ठीक है, वो डिजिटल फॉर्म ऑफ नेशनल करेंसी इक्विवेलेंट टू जो जो फिजिकल करेंसी आप जो 10 का 20 का 50 का 100 का नोट देखते हैं, वो उसका और जो डिजिटल करेंसी दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में एज इंडिया फीट डिजिटल करेंसी के तौर पे, और इसको 2 मॉडल में लॉन्च किया गया है। एक होता है रिटेल सीबीडीसी। रिटेल सीबीडीसी किसके लिए? इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस कैन होल्ड एंड यूज डिजिटल करेंसी थ्रू डिजिटल वैलेट और मोबाइल ऐप। ये इंडिविजुअल और बिजनेसेस के लिए ये करेंसी लाया गया है। मान लीजिए आप मर्चेंट के पास जाते हैं, किसी दुकान में जाते हैं और कोई सामान खरीदते हैं, तो पहले आप क्या करते थे कि अपने पर्स से निकाल के जो भी फिजिकल नोट्स हैं 10 रुपये 50 रुपये का सामान खरीदते वो दे देते। अब उनको आप मोबाइल ऐप के थ्रू वो दिखने में भी एकदम सेम ही रहेगा, और वहां से मोबाइल फोन से आप अपने फोन से उनके फोन में ट्रांसफर कर सकते हैं वो फिएट डिजिटल करेंसी को। ठीक है, तो उसमें एक रिटेल है। रिटेल किसके लिए? इंडिविजुअल और बिजनेसेस के लिए। होलसेल किसके है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू मेक इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। बल्क में जो अमाउंट जो होते हैं, बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे भेजना, उसके लिए में होलसेल सीबीडीसी का यूज होता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे सारा टॉपिक जो भी आपको इस चैप्टर में हमने, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर 1। सारे कंसेप्ट आप एक बार दोबारा रिवाइज कीजिएगा। कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट से डीआरए के ट्रेनिंग करें, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और तो फिर चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।